चैप्टर 18 वाइल्ड लाइफ। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 138 पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया ये वाला टेबल देखा था, राइट। ठीक है, फिर मैंने आपको बाजू में जो इंडिया का मैप दिया है उसके बारे में भी बताया था। ठीक है, उसमें जो ब्लू कलर के डॉट दिए हैं वो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सबके बाजू में उनके नाम भी लिखे हैं। ठीक है, रेड कलर का स्टार है वो सारी बर्ड सेंचुरी है और ग्रीन कलर का ट्रायंगल वो सारे नेशनल पार्क है। तो हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी या तो नेशनल पार्क सबके साथ उसका नाम भी लिखा है। ठीक है, तो ये मैप आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछते हैं ना कि रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग थिंग्स ऑन इंडियन मैप। ठीक है, तो कोई भी तीन चीज 3 मार्क में मैप आता है। ठीक है, तो कोई भी 3 चीज पूछ सकते हैं, तो इसमें से कोई एक हो सकती है, कोई एक और कोई चैप्टर से हो सकता है, कोई एक तीसरे चैप्टर से हो सकता है। तीनों की चीजें तीन एक ही मैप से हो ऐसा जरूरी नहीं है। बोलो। हाँ बेटा, कोई भी चीज जब भी मैप में आप रिप्रेजेंट करो ना उसका सिंबल, ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है वही सिंबल आप करो। याद रहे बुक में है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं रहे तो अपने हिसाब से आप सिंबल रख सकते हो। फिर वो सिंबल वो आपने किसके लिए, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में मानो कि 3 चीजें पूछी है तो वहां पर आप पूरा नहीं लिखोगे कि दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ओनली आप उसका सिंबल करोगे। ठीक है, और सिर्फ जगह का ना, जैसे कि यहाँ पे देखो गुजरात में ग्रीन ट्रायंगल के बाजू में गिर लिखा है, तो आप सिर्फ वहां पर वो सिंबल आपको जो भी ग्रीन ट्रायंगल करो या तो आप कोई और सिंबल करो, उसके बाजू में सिर्फ छोटा सा गिर लिख दो। ठीक है, पूरा नहीं लिखोगे कि गिर नेशनल पार्क, ऐसा पूरा नहीं लिखोगे, सिर्फ गिर लिख दो। ठीक है, फिर पूरे मैप में जो अलग अलग आपने चीजें दिखाई है उन सबके अलग अलग सिंबल आप लोगे। ठीक है, फिर मैप में नीचे लिख दो कि ये सिंबल है ये नेशनल पार्क का है, ये सिंबल है वो रिवर का है, ये सिंबल है वो किसी हाईवे का है, ये सिंबल है वो कोई लेक दिखाता है, जो भी आपको पूछा है। आया समझ में? ठीक है, इसीलिए सिंबल्स करना जरूरी है। इस बार एग्जाम में सिंबल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया था तो उसके मार्क्स कट हुए हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब आप मैप लिखते हो, मैप पे कुछ भी रिप्रेजेंट करते हो तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है। तो अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 139 से, डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स को किस टाइप का डेंजर है। ठीक है, a question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent time. ह्यूमन ग्रीड एंड डेवलपमेंट बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से रिसेंट टाइम में एंटायर वाइल्ड लाइफ, कोई भी बर्ड या तो कोई भी एनिमल इससे बचा हुआ नहीं है। सबका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे क्या है, डेंजर में। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ऐसे भी है जो बहुत कम कहीं पर आप ढूंढ के देखो तो देखने को मिलते हैं। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ ऐसी भी है जो आपको इजीली देखने को भी मिल जाती है, पर उनका भी एग्जिस्टेंस तो डेंजर में है ही। अभी इजीली देखने को मिलते हैं, आफ्टर 15 to 20 इयर्स वो भी दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड एंड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ आर इन डेंजर। ऑन एग्जामिनिंग द रीजंस इट इज अंडरस्टूड दैट द वाइल्ड लाइफ हैज बिकम unprotected as they have lost their natural habitat due to continuous decreasing forest. फॉरेस्ट डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो उनका हैबिट्यूट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उनके घर छीन जा रहे हैं उनसे। ठीक है, तो उनका एग्जिस्टेंस खतरे में ही होगा ना। कोई भी हमारा घर अगर हमसे छीन जाए तो कहाँ पर रहने जाएंगे? फुटपाथ पर, सड़क पर कितने दिन रह पाओगे? बस
नो मोर कमेंट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, तो ऐसे ही वाइल्ड लाइफ को भी होगा ना, उनका घर क्या है? फॉरेस्ट, जो हम डे बाय डे कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रेसिडेंस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए लैंड चाहिए। तो हम अब ज्यादा से ज्यादा लैंड, जितनी खाली थी उतनी तो हमने यूज कर ही ली है। ज्यादा लैंड चाहिए तो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को काट दो, वो लैंड का यूज करो। वाइल्ड लाइफ को घर मिले या ना मिले कोई बात नहीं, हमें तो मिल रहा है ना। दिस इज ह्यूमन ग्रीड, दिस इज ह्यूमन ग्रीड। ठीक है, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ है, उनका एग्जिस्टेंस क्या है? डेंजर में। ठीक है, नाउ हंटिंग कैरिड आउट टू गेट स्किन, मीट, टीथ, हेयर एंड बोन्स इज अ बिग प्रॉब्लम। एनिमल्स या बर्ड की स्किन, उसके मीट, उसके टीथ, जैसे कि हाथी के लंबे दांत होते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? टस्क। ठीक है, हाँ, तो वो टीथ, उनके हेयर, उनके बोन्स, इन सब के लिए उनका क्या होता है? हंटिंग होता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ड्यू टू हेवी ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, herbivores are deprived of their food, which results in decrease in their numbers. ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए खाना इजीली अब मिल रही रहा है, तो उनको ग्रेजिंग करने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। ग्रेजिंग करने के लिए क्या करते हैं? जंगल में छोड़ देते हैं। और जंगल में जो खाना होता है वो फॉरेस्ट के एनिमल्स के लिए होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए होता है। और ये डोमेस्टिक एनिमल जाकर वहां पर उनका खाना खा जाएंगे, तो अब जो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स थे, उनके लिए खाना बचेगा नहीं, वो भूखे रहेंगे। डोमेस्टिक एनिमल तो घर आते हैं तो हम भी उन्हें खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को कौन प्रोवाइड करेगा? अगर भूखे रह गए तो कोई नहीं करेगा ना। तो धीरे धीरे वो भूख से क्या होते जाएंगे? मरते जाएंगे। इस वजह से भी उनका नंबर कम हो रहा है। ठीक है, इट विल डिप्राइव कार्निवोरस। कार्निवोरस जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली पेड़ पौधों पर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डिप्राइव मतलब भूखे रहेंगे ना। सो these carnivores reach human settlements in search of food and attack domestic animals. ठीक है, तो हार्बीवोर्स को खाना नहीं मिलता तो वो मर जाएंगे। देखो क्या देखा है? डिप्राइव ऑफ देयर फूड विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन देयर नंबर। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जाकर वहां पर ग्रेजिंग करेंगे तो हार्बीवोर्स को खाना कम मिलेगा, जिसकी वजह से भूखे रहेंगे और मर जाएंगे। इट विल डिप्राइव कार्निवोर्स ऑफ गेटिंग देयर फूड। ठीक है, कार्निवोर्स किस पर डिपेंड करते हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स पर। ठीक है, अगर हार्बीवोरस एनिमल्स कम होते जाएंगे तो फिर कार्निवोरस को भी अपना खाना नहीं मिलेगा ना। ठीक है, इसीलिए वो भी भूखे रहते हैं। तो अपना खाना ढूंढने के लिए वो रेसिडेंशियल एरिया में आ जाते हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन पर अटैक करते हैं, है ना। ठीक है, नाउ अटैक डोमेस्टिक एनिमल्स as they approach human settlements. Situation of complete conflict arises between wild animals and human beings. वो जैसे ही ह्यूमन रेसिडेंशियल एरिया में आते हैं वैसे ही एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब कि ऑब्वियसली ह्यूमन है वो वाइल्ड लाइफ से, वाइल्ड एनिमल से डरेंगे। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए क्या करेंगे? उन्हें मारने की कोशिश वगैरह करेंगे। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलवा कर उसे पकड़वा कर फिर फॉरेस्ट में छोड़ देते लोग, वरना क्या करते हैं? मार देते। ठीक है, नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मार देते हैं उन्हें। बिसाइड्स द ह्यूमन एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन वाइल्ड एनिमल्स। खाना तो नहीं मिलता, दूसरी भी वाइल्ड जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट होगा कि नहीं। ठीक है, फॉरेस्ट के आजू बाजू में अगर इंडस्ट्रीज बनाई गई है तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा। उसमें से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है वो रिवर में जाने देंगे तो रिवर पोल्यूशन होगा कि नहीं। ठीक है,
घूमने फिरने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं तो कचरा छोड़ के आ जाते हैं, तो सॉइल पोल्यूशन होगा। ठीक है, अब एनिमल को तो ऐसा पता नहीं, प्लास्टिक का कचरा आपने कहीं पे भी फेंक दिया, अब एनिमल को बेचारे को इतना समझ में आता है कि ये प्लास्टिक में खाऊंगा तो मेरे पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा। एनिमल को समझ में आता है, वो खा लेगा, उसके पेट में जाएगा तो ऑब्वियसली नुकसान करेगा कि नहीं। हमारे पेट में प्लास्टिक का टुकड़ा जाए तो क्या होगा? हाँ, तो एनिमल्स के साथ भी वही होगा ना। ठीक है, अगर पता नहीं चला, 1 मिनट ज्यादा टाइम तक आपको पता नहीं चला, ऑपरेशन कर कर वो निकाल दिया नहीं गया तो मर ही जाओगे ना लॉन्ग टाइम तक, अगर आपके पेट में रह गया तो। अब एनिमल का ऑपरेशन उनके पेट में देखने कौन जाएगा? पर लोगों को पता तो होना चाहिए कि उसने प्लास्टिक खा लिया है, तो वहाँ पर जाके देखेंगे ना। सिस्टम आई है जो होता है बस हाँ, क्या होल कर देते हैं, हाथ से निकाल देते हैं, फिर वापस उसको पैक कर देते ना। बस लाइक टू नो देर इज अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डोमेस्टिक स्पेरोज। चकली डोमेस्टिक स्पेरोज आपको देखने को मिलती है। हाँ, हम जब 1 मिनट बहुत कम देखने को मिलती है। घर पे आपने पाल के रखी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। घर पे आपने पाल कर रखी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। छुट्टी जो घूमती मिलती थी ना, हम जब छोटे थे ना तो बहुत सारी देखने को मिलती थी, अब तो मिलती ही नहीं है। विलेजेस में भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे इसका मतलब ये क्या हुआ, नंबर उसके डिक्रीज हो रहे हैं। हम छोटे थे ना तब बहुत सारी देखने को मिलती थी, घर पे आसपास ची 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 करती रहती थी। अब तो वहां पर भी नहीं देखने को मिलती। हाँ, अब सिर्फ कबूतर घू 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 करते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक स्पैरोज के नंबर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। नेक्स्ट, लायन इज द स्टेट एनिमल एंड फ्लेमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। हमारा स्टेट एनिमल क्या है? लायन, और स्टेट बर्ड क्या है? फ्लेमिंगो। एशियाटिक लायन, गुडखर दैट इज वाइल्ड एश एंड पट्टी लिजार्ड आर फाउंड ओनली इन गुजरात इन इंडिया। पूरे एशिया में लायन कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ओनली गुजरात इन एशिया, और वो भी ओनली गिर फॉरेस्ट में, और कहीं पे भी नहीं। ठीक है, फिर गुडखर दैट इज वाइल्ड एश, वो भी ओनली गुजरात में ही देखने को मिलते हैं। एंड पट्टी लिजार्ड, एक टाइप की लिजर्ड आती है, बड़ी सी होती है, वो भी। वाइल्ड बफेलो दैट इज इंडियन बिसोन। एलिफेंट, चीता, लार्ज इंडियन स्क्विरल, टाइगर एटसेट्रा हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन गुजरात। ये सारी चीजें तो, ये सारे तो अब गुजरात में देखने को ही नहीं मिलते। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए हैं। डेजर्ट सेंचुरी ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट अमोंग द सेंचुरीज इन गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी, जितनी भी गुजरात में सेंचुरीज है उसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? कच्छ के डेजर्ट की। ठीक है ना। पोरबंदर बर्ड सेंचुरी इज द स्मॉलेस्ट सेंचुरी इन गुजरात। सबसे छोटी कौन सी है? पोरबंदर की बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया द वाइल्ड एनिमल्स occasionally come within the human habitation. Due to the decrease in the forest area, the wild animals occasionally come within the human habitation. फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है तो वाइल्ड एनिमल्स को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो कई बार वो कहाँ पर आ जाते हैं? ह्यूमन हैबिटेशन में। ठीक है, ह्यूमन हैबिटेशन या तो रेसिडेंशियल एरिया में आ जाते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस इन एरियाज ऑफ वाइल्ड एनिमल रिजल्ट्स इनटू क्लैशेस विथ देम। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट एरिया में इंटरफियर करते हैं तो ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स का क्या होगा? इंटर क्लैशेस होगा।
In such incidences, wild animals become victim of human rage and lose their lives. ऐसे केसेस में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल है वो विक्टिम बन जाते हैं ह्यूमन रेज के, मतलब कि लोगों को गुस्सा आता है तो एनिमल्स को मार देते हैं. इन साउथ ईस्टर्न इंडिया, एलिफेंट्स कमिंग इन सर्च फॉर फूड क्रिएट हैवॉक इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. साउथ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, एनिमल्स है साउथ के एरिया में, या तो साउथ ईस्टर्न मतलब हमारा जो एरिया, मतलब गुजरात तो पूरा ईस्ट में ही आता है, उसके नीचे महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है. तो ये साउथ ईस्टर्न एरियाज है, उसमें एनिमल्स आकर क्या करते हैं, खाना फॉरेस्ट में नहीं मिलता तो खेत वगैरह में, फील्ड्स में आ जाता है और हैवॉक क्रिएट करते हैं, मतलब कि जो पाक खेत में लगाया होता है उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं, ठीक है. Incidences of injuring or killing men by leopards take place in Saurashtra and South Gujarat and by wolf in the forest of northeastern Gujarat. गुजरात में बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, लेपर्ड ने दीपड़ाए लोगों ने मारी नाख्यो, बराबर, ऐसे सारे केसेस बनते हैं. वो क्यों? क्योंकि हम फॉरेस्ट कम करते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट एनिमल को कुछ ना कुछ तो रहने के लिए चाहिए, तो ह्यूमन हैबिटेशन में आते हैं, लोगों से डर जाते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा वो लोग करते हैं, ह्यूमन को मार डालते हैं, ठीक है. अ प्रिकॉशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच डिजास्टर्स. नाउ रेमेडीज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं? अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंजर्व एंड इंक्रीज फॉरेस्ट एरियाज. फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व, जितना बचा है उन्हें संभाल के रखना, और जो है उसमें से बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए. 2-4 दिनों में ये सब कुछ नहीं हो सकता. वी शैल हैव टू बी मोर डेडिकेटेड to implement strong legal provisions and their strict implementation for the conservation of forest areas and wild animals. हमारे पास उसका नॉलेज होना चाहिए, लीगली हम सारा वर्क करते होने चाहिए, ठीक है. मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स को बचा के रखना है तो उसका हंटिंग वगैरह मत करो, फॉरेस्ट के ट्रीज वगैरह मत काटो ताकि फॉरेस्ट लैंड कम ना हो, ठीक है. ये सब कुछ हमें देखना है. गवर्नमेंट तो अपनी तरफ कैसे सारे एफर्ट्स कर ही रही है, बट इंडिविजुअली हमारी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है. गवर्नमेंट हर जगह आकर खड़ी तो नहीं हो सकती ना. आप ट्री काटने जाओ तो गवर्नमेंट आकर खड़ी हो जाएगी, भाई तुझे नहीं काटना. तो हर जगह तो ये खड़ी आकर नहीं हो सकती. तो ये हमारी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों का हम ध्यान रखें, ठीक है. वेरियस सोशल एनजीओज शुड गिव दिस अ टॉप प्रायोरिटी एंड अरेंज पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स. दीज प्रॉब्लम्स शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस एंड मेक द फ्यूचर सिटीजन्स अवेयर. अब तक के जो लोग हमारे बड़े वगैरह है उनको पढ़ाई में आया हो या ना आया हो वो अलग बात है, ठीक है, बट अब के सिलेबस में वो सब कुछ डालना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को उसका पूरा नॉलेज मिल सके, ठीक है. बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इट्स प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुड बी एग्जामिन्ड. अगर कोई भी तरीका का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब कि कोई इंडस्ट्री वगैरह छोटी स्केल पर या तो बड़ी स्केल पर कोई भी आप कुछ लगाते हो, तो उसकी एनवायरमेंट पर और फॉरेस्ट लैंड पर या तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पर कितनी इसकी इफेक्ट होगी या नहीं होगी, वो सब कुछ ध्यान में रखकर उसके बाद ही वो सेटअप लगाना चाहिए. कटिंग ऑफ लार्ज ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया शुड बी स्टॉप. फॉरेस्ट एरिया में ना हो, हमारे घर के आसपास भी जो बड़े बड़े ट्रीज वगैरह है उन्हें कट करना नहीं चाहिए. शुड बी स्टॉप बिकॉज द होलो स्पेस विद इन देम and their branches are nesting place for birds, ठीक है. Ponds, farm ponds and wetlands which are necessary for migratory birds and for those which are habited near any water body
शुड बी प्रोटेक्टेड। लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले या तो उसमें माइग्रेट होने वाले बर्ड्स वगैरह को अच्छा हैबिटेट मिल सके। इन एक्टिव एक्शन इज अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कम करने के लिए आपको अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि धीरे धीरे प्लानिंग करोगे तो पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है। टू मैनेज द फॉरेस्ट फायर एन एंटीसिपेटरी प्लानिंग शुड बी मेड फॉर पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी। ठीक है। जब कभी फॉरेस्ट में आग लगे तो उसके आसपास फायर स्टेशंस वगैरह जल्दी से अवेलेबल हो सके, फायर वगैरह मतलब कि फायर को बुझाने के लिए चीजें इजीली अवेलेबल हो सके, इतने एरिया में होना चाहिए ताकि अगर फॉरेस्ट में फायर हो भी तो भी जल्दी से उसे हम बुझा सके। ठीक है। नाउ अभी आपने थोड़े 2-3 साल पहले शायद ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी, याद है? ठीक है। बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जल चुका था और कितने एनिमल्स बेचारे उसमें जल के मर गए थे। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई आग लगे तो शुरुआत में अगर पता चल जाए, थोड़े बहुत एरिया में हो और पता चल जाए तो उसे जल्दी से हम बुझा सकते हैं ना, अगर फायर स्टेशन वगैरह नजदीक हो तो। वरना बाहर तक जब तक पहुंचेगी नहीं, अंदर के एरिया में होगी, बाहर पहुंचेगी नहीं तब तक तो पता भी नहीं चलेगा, तब तक तो आधा जंगल तो जल चुका होगा। है की बात हो? ठीक है। तो ये सब कुछ इजीली और आसपास के एरिया में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। नाउ स्टेप्स टेकन टू नर्चर द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को नर्चर करने के लिए मतलब कि जितने बच्चे हैं उन्हें संभाल कर रखना है और उसके नंबर बढ़ाने की कोशिश करनी है, उसे बोलते हैं नर्चर। ठीक है। सिंस अर्ली टाइम्स लॉज हैव बीन फ्रेम्ड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। जब से लोगों को समझ में आया है कि धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ कम हो रही है, तब से इंडिया में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। लॉज वर फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द टाइम ऑफ ग्रेट मौर्य किंग अशोक। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? किंग अशोक से, मौर्य सम्राट से स्टार्ट होता है। उसके बाद सारे वंशज आते हैं। तो वहां से शुरुआत से ही उन्होंने भी अपने राज्य के लॉज का जो भी होगा उसमें रखा था, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए थे। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड दीज थिंग्स। Parliament has passed a Wildlife Conservation Act according to the recommendations of Indian Wildlife Board. Indian Wildlife Board ने रेकमेंड किया, उसके बाद हमारे पार्लियामेंट में उसके खिलाफ एक एक्ट भी बनाया गया है जिसका नाम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। इन 2014 there were 503 sanctuaries, 102 national parks and 14 bioreserves. Of these, 22 sanctuaries, 4 national parks and 1 bioreserve zone happen to be in Gujarat. पूरे इंडिया में कितनी सेंचुरीज है? 503। उसमें से गुजरात में कितनी है? 22। नेशनल पार्क्स पूरे इंडिया में 102, उसमें से गुजरात में 4। बायो रिजर्व पूरे इंडिया में 14 है, उसमें से गुजरात में कितने हैं? 1। मैम बायो रिजर्व में क्या होता है? 8th स्टैंडर्ड में सब कुछ पढ़ा है। नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है, बायो रिजर्व क्या होता है। 8th में मैम 8th में तो पास नहीं कर दिया था। Some protection schemes are planned for those species which are on verge of extinction. वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब
अगर ध्यान नहीं रखा तो 4-5 साल में ही खत्म हो जाएगी। उसे बोलते हैं ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। उसे बचाने के लिए प्रोटेक्शन स्कीम्स भी बनाई गई है। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर। दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1973 अगेंस्ट हंटिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स का हंटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वैसे तो कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल का हंटिंग अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं। दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर 9 रिजर्व्ड एरियाज अंडर विच नाउ 48 एरियाज आर कवर्ड। पूरे इंडिया में ऐसे 48 एरियाज है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है लायन प्रोजेक्ट। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एशियाटिक लायंस वर फाउंड अप टू ईरान इन द एशियन सबकॉन्टिनेंट। एशिया में इतने लायन थे कि ईरान तक देखे जाते थे। इंडिया में भी सब जगह देखने को मिलते थे, फॉरेस्ट में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक होते थे। मैम ईरान पाकिस्तान में है ना? ईरान कंट्री है। ओके नाउ स्टॉप इट। ड्यू टू हंटिंग and the reduction in forest area, these lions are now restricted to Gir forest of Saurashtra Peninsula. उसका हंटिंग होता गया, फॉरेस्ट डिक्रीज होते गए, जिसकी वजह से लायन कम होते गए और अब सिर्फ पूरे एशिया में, इंडिया के गुजरात के ओनली गिर फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। व्हाइट कलर के एट वन स्टेज देयर नंबर हैड गॉन बिलो 200। एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ 100 जितने ही बचे थे, उससे भी कम बचे थे। एक टाइम ऐसा था कि पूरे एशिया में 100 से भी कम लायन बचे थे। इन 1972 a project was started in Gir to protect the Asiatic lions. As a result of these projects and the timely taken steps, there are now 523 lions according to the lion census held in 2015. 2015 में लायन को काउंट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, तो 2015 में काउंट किए थे, उसके हिसाब से अब 523 लायंस थे। मैम अभी तो बढ़ गए होंगे ना। In addition to these, there are other projects also. Major projects among them are Hangul project for the rare species of Barasinga deer in Kashmir, Crocodile project for saline water crocodiles. ठीक है, मीठे पानी की क्रोकोडाइल तो बहुत देखने को मिलती है नदी वगैरह में। सलाइन वाटर क्रोकोडाइल मतलब जो खारे पानी में रहती है वैसी क्रोकोडाइल। राइनो प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन राइनो एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट शो फर्म डिटर्मिनेशन टू टेक स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट तो स्टेप्स ले ही रही है, साथ में सोसाइटी मतलब कि इंडिविजुअल लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, अवेयरनेस दिखानी होगी। Along with the development, we shall have to be dedicated to confirm our motto of environment preservation. Human development होना चाहिए, उसमें कोई ना नहीं है, बट साथ में फॉरेस्ट भी कंजर्व होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व होनी चाहिए। ओनली ह्यूमन डेवलपमेंट करते रहो और बाकी सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ लाइक टू नो नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात। फर्स्ट गिर नेशनल पार्क, जो 4 नेशनल पार्क है ना गुजरात के, वो फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क। कब बनाया गया? 1975 में। कितना एरिया है? 258.71 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जूनागढ़। मेजर एनिमल्स कौन कौन से हैं? लायन, लेपर्ड, चीतल। चीता नहीं है, चित्तल है। चीतल क्या होता है? चित्तल एक टाइप का डियर होता है, हरण। चित्तल, येना, एंटेलोप, चिकारा एंड क्रोकोडाइल। मैम एंटीलोप क्या होता है?
मैं वो एंटीलोप वो होता है ना, वो चूस लेता है वो। मैं वो नहीं होता उसका मुंह ऐसा होता है, गोल गोल आगे होता है और बहुत लंबा होता है उसका मुंह। नाउ सेकेंड, हो गया तो ब्लैक बक नेशनल पार्क कब एस्टैब्लिश किया गया? 1976 में। कितने एरिया में है? 34.08 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भावनगर। ब्लैक बक, वुल्फ, खाडमोर एंड बस्टर्ड। थर्ड है वासुदा नेशनल पार्क, एस्टैब्लिश्ड इन 1979, 23.99 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से एनिमल? लेपर्ड, हिरेना, चित्तल एंड चौसिंगा। चौसिंगा बेटा वो अलग अलग एनिमल के नाम है। सिंगा। नंबर 4, मराइन नेशनल पार्क, एस्टैब्लिश्ड इन 1982, एरिया है 162.89 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गल्फ ऑफ कच्छ एंड जामनगर, दोनों इंक्लूड कर लेता है। गल्फ ऑफ कच्छ कोई लैंड नहीं है, कच्छ की जो गल्फ है वो, और थोड़ा बहुत जामनगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है, कोस्टल एरिया। ठीक है। सी हॉर्स, कोरल्स, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ओयस्टर, डॉल्फिन एंड डुगंग, इन सबको मैं जाके आया यहाँ पे। प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है।